हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग जो है वो लोकसभा से संबंधित थ्योरी और क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। पहला पार्ट मैंने जो है वो कल लोकसभा से संबंधित करवाया, जिसमें मैंने जो है वो थ्योरी सेक्शन को पूरी तरह से कवर कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले जा करके उसको देख लीजिए। और आज हम लोग जो है वो इससे रिलेटेड अलग अलग एग्जाम में पूछा गया जो है वो क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैं जो है प्रैक्टिस सेट हर रोज जीके का 50 क्वेश्चन करवाता हूं, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो है वो पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु होना चाहिए, और यह आर्टिकल 84 ख के अनुसार जो है वो कहा गया है। वहीं राज्यसभा का निर्वाचन सदस्य होने के लिए जो है आपका 30 वर्ष की जो है वो आयु चाहिए। वहीं आपका पंचायत चुनाव लड़ने के लिए या फिर जो वार्ड होता है उसको लड़ने के लिए जो है 21 वर्ष आपका चाहिए, और 18 वर्ष जो है आपका वोट देने का आयु का जो है वो आप वोट देने के लिए जो है वो बाध्य रहेंगे। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो संसद सदस्य बनने होती न्यूनतम आयु जो है वो आपका 25 वर्ष जो है वो होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो 25 वर्ष से अगर कम है तो वो लोकसभा का सदस्य जो है नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। बी है कि निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, और निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निदेशन और नियंत्रण में जो है वो तैयार किया जाता है। और डी नंबर है कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृद्ध उपबंध कराते हैं। तो ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। यह जो है आपका गलत है। अगला है आपका क्वेश्चन कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन जो पत्र होगा वो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है कि लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो लोकसभा में राज्यों का जो सीट होता है वो जनसंख्या के आधार पर जो है वो किया जाता है। और लोकसभा में जो जनसंख्या के आधार पर सीट निर्वाचित किया जाता है वो 1971 का जब जनगणना हुआ था तो उसके आधार पर जो है वो किया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के अनुसार होता है। तो जनगणना 1971 के अनुसार होता है। संविधान के अनुच्छेद 81 एवं अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का जो है वो प्रावधान किया गया है। यानी कि 2026 के बाद जो है वो जो लोकसभा का सीट है वो चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए संस्थानों का आवंटन जो है वो आधारित है आपका 1971 के जनगणना पर आपका आधारित है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो यथावत जो है वो रहेगा तो यह आपका 2031 तक जो है वो रहेगा। जैसे आइए देख लेते हैं इसका व्याख्या। संविधान के 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) एवं अनुच्छेद 82(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना अर्थात वर्ष 2031
जबकि 17वीं जनगणना होगी के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इसके निर्धारण के लिए तब तक 1971 की जनगणना ही जो है वो आधार रहेगा। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या आधार 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष जो है वो आपका 2026 है। अगला है क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो है वो संख्या आपका कितना है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो लोकसभा का जो अधिकतम जनसंख्या है संख्या वो 552 है। 530 राज्यों से, 20 यूटी से और 2 एंग्लो इंडियन से। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन का जो है वो सीट खत्म हो गया है। तो वर्तमान में 550 सीट जो है वो कह सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न संविधान संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो 7वां व 31वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचन होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्यों क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 करके 520 निर्धारित किया गया। वहीं 31वां संविधान संशोधन 1973 में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 राज्य और 20 जो है वो 545 जो है निर्धारित किया। 14वें संविधान संशोधन 1962 संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़ा करके 25 किया गया। वहीं 81वां संविधान संशोधन से पुनः 20 कर दिया गया। तत्पश्चात गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निर्वाचन लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या बढ़ा करके 550 530 आपका राज्य और 20 जो है वो आपके यूटी से कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से लेकर के 545 कर दिया गया। तो 81वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो किया गया था। 31 1973 के तहत जो है वो किया गया। अगला है क्वेश्चन आपका कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो आपका 550 है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो 543 जो है वो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है वो किया जा सकता है। आपका 20 जो है वो यूटी से लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा जो निर्वाचित क्षेत्र राज्यों के थे। तो 530 आपके लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र राज्यों के थे। 2009 में जब आम चुनाव 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से हुआ था। 530 राज्यों, 13 संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तन के बाद वर्तमान में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों तथा 19 राज्य संघ राज्य क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीट जो है आरक्षित है। तो 20 जो है वो सीट आरक्षित है, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का जो है वह प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का जो है प्रावधान आर्टिकल 330 में किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 330(1) के उपखंड क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330(1) के उपखंड ख में किया गया। वहीं असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजाति को छोड़ करके अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए खंड ग में, वहीं असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
तो आप जो है वो बस इतना याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों का आरक्षण के बारे में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, तो केरल तथा तमिलनाडु का जो है वो नहीं है। अगला है क्वेश्चन 21 नंबर कि किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जो है वो नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश हुआ और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए जो है वो आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जो है वो आपकी कितनी है, तो 84 जो है वो आपकी है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीट जो है वो आरक्षित है। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा की कुल 84 सीट पर अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटों पर अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटन संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण की संख्या जो है वो कितनी आपका होगा। तो आइए इसका जो है व्याख्या हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य या संघ क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजाति की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है कि जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या होगा। उदाहरण के वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 8 और 6 था। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो स्थान है वो 10 और 7 कर दिया। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना का अनुसूचित जातियों का आरक्षण 4 और 3 जो है वो कर दिया गया। तदनुसार अब 42 लोकसभा सीट वाले एक मात्र राज्य पश्चिम जो बंगाल है, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 लोकसभा सीट जो है वो आरक्षित किए गए हैं। तो इस तरह से जो इसका ऑप्शन है ये सारे के सारे जो है वो गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 की लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित जो है वो सीट है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का सीट है। 2008 के परिसीमन के बाद देश में सभी राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीट मध्य प्रदेश में 6 है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सीटों की जो संख्या है वो आपका 0 है। यानी कि अगर अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में 0 सीट है, वहीं गुजरात में जो है आपका 4 सीट है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। बिहार और आपका उत्तर प्रदेश में 0 अनुसूचित जनजाति है सीट। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय संविधाओं के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो आपका होता था। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया जा रहा था। 95वां संविधान संशोधन 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से वर्ष 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 संशोधन पर लोकसभा एवं राज्य विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष से बढ़ा करके 80 वर्ष किया गया, परंतु आंग्ल समुदाय सदस्यों के नामांकन
पर जो है वो निरस्त कर दिया गया। तो इस तरह से ऑप्शन के हिसाब से जो है वो आपका राष्ट्रपति सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अब एंग्लो इंडियन का लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं है। तो 2 को कर सकता है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन द्वारा खत्म हो गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधित्व को मनोनीत कर सकता है। तो आंग्ल भारतीयों को कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान में खत्म हो गया है, आप ये भी याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो भंग कर सकता है। आर्टिकल 85(2) के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुत बहुमत खो दिया तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा की पूर्ण भंग जो है वो करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में जो है वो स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। अगला है क्वेश्चन आपका 30 नंबर कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के जो है वो सलाह पर। तो हम लोग जो है आज यहाँ पर 30 क्वेश्चन ही करते हैं। इसमें जो है लगभग 90 क्वेश्चन है, तो 3 पार्ट में यह जो है वो खत्म होगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।